आज हम इस वीडियो में देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल को हम कैसे निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल को निकालने की दो विधियां हैं। एक है गुणनखंडन विधि और दूसरा है द्विघात सूत्र का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम गुणनखंडन विधि से इसे निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंडन विधि में क्या है कि सबसे पहले इसका गुणनखंडन करना होगा। तो इसको हम करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x के लिए क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो x यहाँ पे कॉमन है, तो x बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या है कि x अगर यहाँ से निकलेगा तो 4 बचेगा तो 4 हो गया, प्लस इन दोनों में क्या है कि 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर निकालेंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो x प्लस 12, यहाँ से 3 निकलेगा तो 4 इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्टेप हमारा सही है या फिर गलत। तो इसके लिए क्या करना होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 4 12, यानी कि ये स्टेप हमारा सही है। अब क्या है कि x प्लस 4 और यहाँ पर भी x प्लस 4, दोनों जगह x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को बाहर निकालेंगे। तो x प्लस 4 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ से x प्लस 4 बाहर निकला तो 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल्स टू -4 और यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, इसका मूल जो कि -4 और -3 है। तो इस विधि को हम कहते हैं गुणनखंडन विधि। इस विधि से अगर द्विघात समीकरण का मूल निकाला जाता है तो इसे हम कहते हैं गुणनखंडन विधि। अब आगे देखते हैं हम अगली विधि कौन सी है जिसकी मदद से भी हम द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। तो इसी समीकरण का मूल हम उस विधि से भी निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम मूल निकालेंगे लेकिन द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले इसे हम कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि a इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अगर यहाँ पे इसे हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है कि x के आगे b है और x के आगे 7 है, यानी कि x का जो गुणांक है वो b है और x का यहाँ पर गुणांक 7 है। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्या है c, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, c इक्वल्स टू 12। इसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है गुणांक है वो क्या है a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कोफिशियंट क्या है तो 1 है, तो इसलिए a इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है x का कोफिशियंट b, यहाँ पर x का कोफिशियंट 7, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया 7, तो b इक्वल्स टू 7 हो गया। c 12 है तो c 12 हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d के लिए क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पे क्या है 7 है तो 7 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a यानी कि 1 और c यानी कि 12। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 7 49 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 12 48। तो d इक्वल्स टू कितना निकल के आया 1। अब क्या है कि हम x इक्वल्स टू निकालेंगे, क्या होगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। अब यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू माइनस बी, तो देख लेते हैं b क्या था, b हमारा 7 था, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो d हमने क्या निकाला 1, तो d इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद 2 इंटू ए, तो a को देख लेते हैं क्या है, a हमारा 1 है, तो a की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 1 हो गया।
अब क्या निकल के आता है देखते हैं। x इक्वल्स टू -7 प्लस -1/2। इसके बाद अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू, एक बार प्लस को ले लेंगे तो -7 + 1/2, और बीटा के लिए क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू -7 - 1/2। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, -6/2, और बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, -8/2। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, -3, और यहाँ से बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, -4। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू -3 और बीटा इक्वल्स टू -4, यानी कि दो मूल हमारे पास जो निकल के आए वो क्या क्या है, -3 और -4। और गुणनखंडन विधि से भी हमने क्या निकाला था, -3 और -4। तो चाहे हम गुणनखंडन विधि का यूज़ करें, चाहे द्विघात सूत्र का यूज़ करें, दोनों तरीके से मूल सेम ही आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गुणनखंडन करना किसी समीकरण का थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस परिस्थिति में द्विघात सूत्र का अगर यूज़ किया जाए तो बड़े ही आसानी से उसके मूल निकल के सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो उसे हम दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहला तरीका है गुणनखंडन विधि, और दूसरा तरीका है द्विघात सूत्र का यूज़ करके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले दिन फिर हम और कुछ देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।